दोस्तों नमस्कार। लखनऊ के सामने क्या दिल्ली का रंग फीका पड़ चला है? मसला चाहे पार्टी का हो, चाहे संगठन का हो, चाहे सरकार का हो, दिल्ली उत्तर प्रदेश की सियासत में कहीं टिक नहीं पा रही है। सरल शब्दों में कहें तो योगी क्या मोदी को अब मात देने की स्थिति में आ चले हैं। और तो और जिस चौसर पर वो अपनी चालों को चल रहे हैं, वो चौसर और चाल दिखाई देगी आपको योगी चल रहे हैं। लेकिन पहली बार आरएसएस भी इस भरोसे में है कि 2024 को लेकर जो भी राजनीतिक गलियां उत्तर प्रदेश से निकले, उसकी हर गली पर कम से कम उत्तर प्रदेश की अपनी सियासत और संघ की अपनी सोच होनी चाहिए। यानी दिल्ली जो सोच कर बैठी कि चेहरा वही होगी, दिल्ली जो सोच कर बैठी संगठन उसी का चलेगा, और दिल्ली जो सोच कर बैठी कि दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार भी कम से कम अब आखिरी 8 महीनों में चुनाव से पहले उसके इशारों पर नाचना शुरू कर दे, तो यकीन जानिए एक के बाद एक जो बिसात बिछाई जा रही है उसमें दिल्ली कहीं फिट बैठती नहीं। उसका पहला नजारा गुजरात के नौकरशाह के जरिए नजर आया है। बेहद करीब माने जाते रहे नरेंद्र मोदी के, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गुजरात के मुख्यमंत्री जब वो थे तो ये नौकरशाह वाकई बहुत करीब थे, और इसीलिए उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। यानी उम्र से पहले रिटायरमेंट की स्थिति में इसलिए आ गए क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। वो चाहते थे सशक्त दावेदारी उनके हाथ में रहे। वो चाहते थे नरेंद्र मोदी की छांव में उत्तर प्रदेश की सियासत पर जब वो चले तो वजीर नजर आए। लेकिन योगी ने अपनी सियासत के जरिए उन्हें प्यादा बना दिया। उपाध्यक्ष का पद उन्हें संगठन के तौर पर दिया जरूर गया, लेकिन उपाध्यक्ष का पद किसी भी राज्य में पॉलिटिकल पार्टी के नेता के तौर पर कोई मायने नहीं रखता है। तो क्या ए.के. शर्मा जो चले थे डिप्टी सीएम बनने के लिए, उन्हें पार्टी के उपाध्यक्ष पद पर संतोष करना पड़ा? वो मऊ से आते हैं और मऊ से ही एमएलसी चुने गए। चुने क्या गए, दिल्ली के इशारे पर उनको एमएलसी बनाया गया, यह सोचकर कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से उनकी एंट्री सरकार में होगी और सरकार चला रहे योगी पर नकेल वह कस पाएंगे। क्योंकि इससे पहले 4 बरस के भीतर संगठन और पार्टी को अपने तरीके से खूब मथा है दिल्ली ने। ना सिर्फ मथा है, बल्कि यह भी समझिए कि मंत्रिमंडल के भीतर भी जितने मंत्री हैं उनकी नजर हमेशा लखनऊ से ज्यादा दिल्ली के इशारे पर रहती रही। लेकिन फिर यह कौन सी परिस्थिति आ गई जिसमें योगी ने ना सिर्फ ए.के. शर्मा को उपाध्यक्ष बना दिया, अब संगठन को भी मथने को तैयार है। और उत्तर प्रदेश का हर दरवाजा, हर कपाट नए सिरे से आरएसएस अपने तरीके से लगाने को तैयार है। नई परिस्थिति यह भी बन रही है कि आने वाले वक्त में आप सुन सकते हैं कि संजय जोशी, जिसे बहुत नापसंद करते हैं नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ उन्हें पसंद कर ले और आरएसएस की तरफ से एक हरी झंडी मिल जाए कि उत्तर प्रदेश के भीतर में जो ब्राह्मण दूर हो रहे हैं या फिर जो संगठन कहीं चरमरा रहा है, उसके संगठनकर्ता के तौर पर एक सबसे बेहतरीन पहचान आज से नहीं, गुजरात के इलेक्शन के दौर से संजय जोशी की रही है। तो क्या संजय जोशी को लेकर भी दत्तात्रेय होसबोले इजाजत दे देंगे? यह फिलहाल एक सवाल है, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तौर पर नरम रुख योगी आदित्यनाथ का इस लिहाज से हो चला है कि वो मानकर चल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के भीतर ना सिर्फ वह मुख्यमंत्री के पद पर बने रहेंगे, बल्कि उत्तर प्रदेश का चुनाव भी उन्हीं के चेहरे पर लड़ा जाएगा। यानी तमाम राज्यों में जब मुख्यमंत्री पद पर कौन होगा इसका ऐलान नहीं किया गया बीजेपी के दौर में, और कमोवेश हर राज्य में नरेंद्र मोदी ही चेहरा रहे, वही स्टार प्रचारक रहे, लेकिन योगी ने अपनी बिसात, अपनी चौसर जो सही मायने में आरएसएस की जमीन पर बिछाई है, उसके मैसेजेस बहुत साफ हैं। उसका सबसे बड़ा मैसेज तो यह है कि जिस दौर में अयोध्या में जमीन को लेकर हड़कंप मची हुई थी कि खरीदारी हो रही थी और अयोध्या में राम मंदिर बनाने के नाम पर जो जमीनों के हेरफेर की जानकारी आई, योगी सरकार ने उस पर चुप्पी थाम ली। आरएसएस को भी समझ नहीं आया कि इस पे क्या बोलें क्या नहीं बोलें, और ऐसे में विश्व हिंदू परिषद या ट्रस्ट की तरफ से जो रिपोर्ट भेजी गई, उस रिपोर्ट की एक कॉपी यूपी सरकार के पास जाती है, एक कॉपी आरएसएस के पास जाती है, एक कॉपी दिल्ली पहुंचती है।
ध्यान दीजिए, सब कुछ बराबर हिसाब से चल रहा है, लेकिन इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जानकारी निकल कर आती है कि योगी आदित्यनाथ अब हिंदू युवा वाहिनी को फिर से सक्रिय करने में लग गए हैं। मठ में बैठकर जो मीटिंग कर रहे हैं उसमें पूरे पूर्वांचल के इलाके में किस तरीके से हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता सक्रिय होंगे और सशक्त कैडर उस सक्रियता के साथ आरएसएस के साथ तालमेल करेगा, बीजेपी के साथ तालमेल नहीं करेगा। आरएसएस अपने तौर पर उत्तर प्रदेश की जमीन जब बिछाना शुरू करेगा तो उसमें दिल्ली की नजर बार बार यही जाती रही कि संगठन कम से कम उसके हिसाब से मथा जाए, सरकार उसके हिसाब से चली जाए। लेकिन जो जानकारी आ रही है उसमें शह मात का खेल सिर्फ 2022 के यूपी चुनाव को लेकर नहीं है। यह दरअसल 2024 को देख रहा है कि क्या वाकई अगर आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के भीतर में योगी का वैकल्पिक चेहरा कोई भी हो सकता है या फिर कोई नहीं है। क्या यही विचार 2024 तक आते आते कहीं ऐसे तो नहीं गूंजेंगे कि नरेंद्र मोदी के वैकल्पिक चेहरे के तौर पर बीजेपी में कोई चेहरा नहीं है या फिर कोई भी हो सकता है। इन स्थितियों की नब्ज को आरएसएस पहली बार पकड़ रही है, समझ रही है कि क्या वाकई 2024 तक पहुंचते पहुंचते अगर यूपी के चुनावी रिजल्ट उसके अनुकूल नहीं हुए तब क्या होगा। क्या वह विचारधारा बच पाएगी जिसके आश्रय वो चल निकली? क्या वह उसकी सामाजिक सांस्कृतिक समझ, उसके दायरे में वह वोटर और समाज आ पाएगा जिसको लेकर उसने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया है? या फिर बीते 7 वर्ष के भीतर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरे तो उसके बाद से उनके इस बनने की प्रक्रिया के बाद से आरएसएस कुछ इस तरीके से खामोश हो गया कि उसने जो भी किया, अपने उत्सव मनाए, अपनी मीटिंगें की, लेकिन जनता के साथ किसी मुद्दे पर उन सरोकार के साथ खड़ी नहीं हो पाई जहां जनता सरकार से रूठी हुई थी। वाजपेयी के दौर में रूठना होता था तो आरएसएस जनता के साथ खड़ी हो जाती थी, लेकिन इस दौर में किसी भी मंच पर, चाहे वो किसान का मंच हो, चाहे आदिवासी का मंच हो, चाहे मध्यम वर्ग का मंच हो, चाहे बेरोजगारों का मंच हो, चाहे इंडस्ट्री में काम करने वाले मजदूरों का मंच हो, हर चीज से अगर बीजेपी के साथ साथ आरएसएस के संगठन भी जुड़े रहे तो आरएसएस के संगठन इस दौर में खामोश हो गए और बीजेपी के भीतर कोई भी हरकत दिल्ली के बिना इशारे के होती नहीं थी। तो क्या उत्तर प्रदेश एक ऐसी प्रयोगशाला में बहुत शालीनता के साथ तब्दील करने की परिस्थिति में आरएसएस ही लेकर आ रही है, जिसमें योगी आदित्यनाथ को बल इसलिए मिलता चला जाए क्योंकि दिल्ली ने जो बल दिखाया है उस बल से वह तमाम स्थितियां धराशायी होती चली जा रही है, क्योंकि बीजेपी का जो वर्चस्व देश के अलग अलग राज्यों में 2015-16 तक था, आज की तारीख में वो नहीं बचा है। याद कीजिए, लोकसभा इलेक्शन के बाद 2014 के तुरंत बाद जीत हर जगह मिली थी। हरियाणा में जीत मिली थी, झारखंड में जीत मिली थी, महाराष्ट्र में जीत मिली थी। ये तीनों चुनाव इन तीनों राज्यों के 2014 में ही हुए थे, लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद। लेकिन आज की तारीख में इन तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार सिर्फ हरियाणा में भी है, वह भी अपने बूते नहीं, झारखंड में गंवा चुके हैं, महाराष्ट्र में गंवा चुके हैं, अपने ही साथी दूर जा चुके हैं। यह एक ऐसी परिस्थिति और ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संघ के भीतर इस बात को लेकर लगातार मनन की प्रक्रिया है कि क्या वाकई एक लंबे दौर में आरएसएस अब अपने उन अनुभवों का इस्तेमाल कर ले जहां पर वह बीजेपी को राजनीति का पाठ भी पढ़ा दे। क्योंकि राजनीति का पाठ पढ़े हुए संघ से निकले बीजेपी के वह नेता तो इस दौर में बिल्कुल खामोश हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, स्टेट मिनिस्टर हो या फिर बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी में किसी भी पद पर कुछ भी काम कर रहे हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत इसलिए बड़ी महत्वपूर्ण हो चली है, क्या वाकई ये मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं। संगठन के भीतर हेरफेर की स्थितियां आएंगी तो उसमें किसकी चलेगी, और जो भी पद दिए जाएंगे वह किसके हाथों से उसको तकदीर लिखी जाएगी। 3 स्थितियां हैं। बीएल संतोष जो कि राष्ट्रीय मंत्री हैं, महासचिव हैं अपने तौर पर संगठन के, वह जा रहे हैं दोबारा 2 दिन बाद, यानी 21 और 22 को वो फिर लखनऊ की गलियों में नजर आएंगे। वहां पर मुलाकातों का दौर फिर शुरू होगा और ये हर कोई जानता है कि बीएल संतोष अपने तौर पर जो भी मीटिंग करेंगे उस मीटिंग की रिपोर्ट खुलकर वह कहीं ना कहीं दिल्ली ही आएगी। इस बीच में प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल जिले जिले घूम रहे हैं, लेकिन उसके ठीक समानांतर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी घूम रहे हैं।
स्वतंत्र देव सिंह जी कल दिल्ली में थे और आज जब पार्टी में फेरबदल की स्थिति आई तो उपाध्यक्ष पद ए.के. शर्मा जी को दे दिया गया, जो कि सही मायने में सिर्फ अपने आका यानी प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर गुजरात में वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत को मथने निकले थे और उनके भरोसे कहीं ना कहीं शायद दिल्ली भी थी कि लखनऊ को वो अपने तरीके से चला पाएगी। लेकिन प्रदेश संगठन महामंत्री सुनील बंसल की रिपोर्ट, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की रिपोर्ट, राधा मोहन सिंह की रिपोर्ट और गवर्नर आनंदीबेन पटेल की रिपोर्ट, सबकी रिपोर्ट अपने अपने पर तैयार है। इस रिपोर्टों के पन्ने के भीतर दो तीन बातें बहुत साफ है। हर जिले के भीतर में संगठन मंत्री के तौर पर या प्रदेश मंत्री जिसको कहते हैं उनकी नियुक्तियां होनी चाहिए। तो ऐसे में लखनऊ के प्रदेश मंत्री के तौर पर अर्चना मिश्रा को बनाया गया, बुलंदशहर में अमित वाल्मीकि को बनाया गया और यह धीरे धीरे सिलसिला और नजर आएगा। अगला सवाल है, क्या वाकई चुनाव से पहले मंत्रिमंडल विस्तार कर उन दलों को महत्ता दी जाए या ना दी जाए जिन दलों ने मुलाकात दिल्ली आकर की है? योगी आदित्यनाथ का बहुत साफ कहना है, इन छोटे दलों के आश्रय हमको मदद मिल सकती है, लेकिन तय कर लीजिए हमारे वोट उन तक चले जाएंगे, लेकिन क्या उनके वोट भी हमारे पास आ पाएंगे? क्योंकि जो पहचान योगी आदित्यनाथ की है, जो पहचान उत्तर प्रदेश सरकार की है, उसमें वाकई जो पिछड़े जातियों से जुड़े दल है, जो निचली जातियों से जुड़े हुए दल हैं, उन जातियों की पॉलिटिकल पार्टी के वोट ट्रांसफर होंगे या नहीं होंगे, खासतौर से तब जब बहुत तेजी से उत्तर प्रदेश ध्रुवीकरण की दिशा में बढ़ रहा है। एक ऐसा ध्रुवीकरण जिसमें हर कोई जान रहा है कि एक भी वोट बीजेपी को मुस्लिमों का नहीं मिलेगा। यह भी जान रहा है कि ध्रुवीकरण की तीखापन इतना ज्यादा है कि हो सकता है चुनाव आते आते जो 3-4 दल हैं, जिसमें बीएसपी है, जिसमें समाजवादी पार्टी है, जिसमें कांग्रेस है, एक सीधा मुकाबला बिल्कुल बंगाल की तर्ज पर नजर आने लगे। और जिस तरीके से बंगाल में वहां के वोटरों ने कांग्रेस और वामपंथी को दरकिनार कर दिया, उत्तर प्रदेश भी शायद कुछ ऐसा ही मैसेज देने की स्थिति में आ जाए, जहां पर उसे लगने लगेगा कि एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ कौन है। उसमें जाहिर है अभी दो ही पॉलिटिकल पार्टी है, एक समाजवादी पार्टी और दूसरी कांग्रेस पार्टी। समाजवादी पार्टी का वर्चस्व कैडर जाति के लिहाज से वह कांग्रेस से ज्यादा विस्तार पाए हुए है, लेकिन उसका दूसरी स्थिति को भी समझने की जरूरत है कि वहां पर यादवों का वर्चस्व है, परिवार का वर्चस्व है और इस पर अब उंगली उठाने की स्थिति में कांग्रेस से जुड़े हुए ही वह नेता उठा रहे हैं, जो कि जान रहे हैं कि अब आने वाले वक्त में टक्कर उन्हें सीधे सीधे अखिलेश के चेहरे को देनी है। इसलिए निशाने पर कांग्रेस के भी छिटपुट नेता अब उन्हें निशाने पर लेने लगे हैं और अखिलेश यादव भी अपने तौर पर बोलने बताने लगे हैं कि दरअसल हमें यह फिट नहीं बैठता है कि हम किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े हो जाएं। दरअसल यही वो नब्ज है जिसे योगी आदित्यनाथ समझ रहे हैं और समझा रहे हैं। दिल्ली की बैठक चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई हो, चाहे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ हुई हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई हो, जो भी मुलाकातों का सिलसिला दिल्ली में अलग अलग तरीके से चला, योगी ने अपने तौर पर दो ही मैसेज दिए। एक, सरकार यही रहेगी, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, मंत्रिमंडल विस्तार उनकी अनुकूल सोच के हिसाब से होना चाहिए, यानी यह सरकार का हिस्सा था। दूसरा हिस्सा, कोई भी पैराशूट की तरह डेमोक्रेटिक तरीके को दरकिनार करते हुए ना तो सरकार में शामिल हो सकता है, ना यह मैसेज राज्य में दिया जा सकता है। यानी चेहरा और सरकार जब योगी आदित्यनाथ की रहेगी तो यह एक ऐसा मैसेज है जो बताने के लिए काफी है कि 2022 का चुनाव उत्तर प्रदेश का योगी के चेहरे के आश्रय ही लड़ा जाए, यह संदेश वो दे रहे थे। दूसरा संदेश था कि आने वाले वक्त में आपने चाहे किसी भी राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा सामने ना रखा हो और उत्तर प्रदेश में भी ना रखने की स्थिति में अगर आप आ रहे हैं, तो फिर एक चीज जान लीजिए, यूपी में चुनावी जीत अगर बीजेपी को मिलेगी तो मुख्यमंत्री अगला योगी आदित्यनाथ ही होगा। यह भी मैसेज उन्होंने अपने तौर पर दे दिया। शायद इसीलिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अपने तौर पर खामोशी बरते हुए हैं। दिनेश शर्मा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है, वह भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं, जैसे ए.के. शर्मा करीबी हैं। दिनेश शर्मा की एंट्री सरकार के भीतर हुई, वह दौर और था, क्योंकि यह बात को योगी भी समझ रहे थे कि उनके भरोसे 2017 का चुनाव जीता नहीं गया था, बल्कि उनकी एंट्री मुख्यमंत्री के तौर पर आरएसएस ने कराई थी।
और अब योगी आदित्यनाथ जब हिंदू युवा वाहिनी को जागृत कर रहे हैं तो संदेश संघ को भी दे रहे हैं कि दरअसल जिस गवर्नेंस के मोड में आप लगातार इस बात का जिक्र करते हैं कि इससे जीत मिलेगी या फिर दिल्ली यानी प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के आसरे उत्तर प्रदेश में जीत मिलेगी, तो कोई भ्रम ना पालिए। लोगों का आक्रोश कहीं ज्यादा योगी से ज्यादा मोदी को लेकर है उत्तर प्रदेश के भीतर में। यह एक अपने आप में सबसे बड़ा सवाल हो चला है कि क्या वाकई ये चुनाव जिसकी तैयारी योगी कर रही है 2022 की तैयारी है या 2024 की तैयारी है। और आरएसएस ने भी अपनी जमीन जब योगी को दी है कि आप अपनी चौसर बिछाइए और इस पे पासे फेंकिए, तो वह चौसर और पासे भी 2022 के लिए फेंके जा रहे हैं या 2024 के लिए फेंके जा रहे हैं। ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण हो चले हैं क्योंकि जिन 4 रिपोर्टों में जिक्र है उसमें 2 बातों का जिक्र निकलकर जानकारी अलग अलग सूत्रों से आई और आरएसएस भी इस बात को समझ रही है कि दरअसल संगठन की मजबूती जरूरी है, लेकिन उस संगठन के भीतर जो कार्यकर्ता है वह रूठा हुआ है। बीजेपी का अपना कार्यकर्ता बीजेपी से ज्यादा रूठा हुआ है, जो पंचायत स्तर पे है, जो जिले स्तर पर है। इसीलिए इस बात का जिक्र हो रहा है कि उनके घर तक कम से कम बड़े नेता पहुंचे और इस प्रक्रिया में सबसे बड़े प्यादे और वजीर के बीच चलने की स्थिति में एक नाम जतिन प्रसाद का भी है। यह सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में ब्राह्मण कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ से रूठा हुआ है। जतिन प्रसाद ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सामने आए हैं। योगी का संदेश उनको बहुत साफ रहा, अलग अलग माध्यमों से। तय कीजिए, दिल्ली के इशारे पर या फिर हमारे साथ। अगर हमारे साथ तो फिर पहला कार्यक्रम लीजिए, घर घर योजना जो कार्यक्रम चल रही है उसे कीजिए। भूल जाइए कि मंत्री बनिएगा, भूल जाइए कि ब्राह्मण चेहरा आप हैं। हमारे साथ रहिए, हम आपको चेहरे के साथ आगे बढ़ा देंगे। अब यह 2 नई परिस्थिति निकल कर आती है कि दिल्ली अगर किसी प्यादे को लेकर आता है और उसे वजीर बनाना चाहता है तो उस वजीर की सोच लिए हुए वो शख्स दोबारा प्यादा योगी के दरबार में बन जाता है। इन दोनों परिस्थितियों को जब आप मिलाइएगा तो एक नई परिस्थिति यहीं से निकल रही है। आरएसएस के जहन में बहुत साफ है, यूपी का चुनाव किसी भी हालत में जीतना है और जो स्थिति विश्व हिंदू परिषद या ट्रस्ट या चंपत राय जी के माध्यम से अयोध्या मंदिर को लेकर हुई है, उसमें हो सकता है कि अयोध्या इशू ही कहीं ना कहीं उनके खिलाफ ना चला जाए, क्योंकि आस्था का सवाल था, भक्ति। क्या ये वाकई इतना ध्रुवीकरण कर पाएगा? क्योंकि जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया वह मुस्लिम नहीं थे। जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया उनकी सियासत उत्तर प्रदेश के भीतर कहीं है नहीं। जिस पॉलिटिकल पार्टी और जिस नेता ने इस मुद्दे को जोर शोर से दिल्ली में उठाया उसकी पहुंच पकड़ उत्तर प्रदेश की सियासत में नहीं है। इसे उत्तर प्रदेश की सियासत थामे हुए नेताओं ने लपक लिया और उसके बाद जिस स्थिति में दिल्ली और लखनऊ के बीच जो बनती चली गई बेड़ियां कड़ियां और उसके बीच पुल बनाने की कोशिश जब की जाने लगी तो तुरंत एक झटके में 3 संदेश लखनऊ से निकल कर आए। मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे, लेकिन जुलाई में सोचा जाएगा इस पे, लेकिन मंत्री कौन बनेगा, कैसे बनेगा, इसमें आपकी जो दृष्टि है वह दृष्टि हमारी नहीं है। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति आएगा वो पार्टी और संगठन में जिस रूप में काम कर चुका होगा उसको तवज्जो देनी होगी, क्योंकि यह चुनावी महीना है। चुनावी महीना मतलब चंद महीनों के बाद चुनाव है, साल भी नहीं बचा है। और तीसरी परिस्थिति, जो बेसिक आधार रहा है बीजेपी का और संघ परिवार का, उसको आप दरकिनार ना कीजिए इस नाम पर कि हम दरअसल इन्वेस्टमेंट ले आएंगे, हम दरअसल डेवलपमेंट ले आएंगे। इस माध्यम से चीजों को मत चलाइए। गवर्नेंस चाहिए तो योगी के गवर्नेंस को आप समझिए। इन मैसेजेस ने दिल्ली को एक बड़ा संदेश चाहते अनचाहे तौर पर दे दिया कि दरअसल आपकी भी नो एंट्री यूपी इलेक्शन के वक्त हो सकती है। यह बहुत बड़ी बात होगी। अगर कल्पना कीजिए कि उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त जो चेहरे और पूरी कैबिनेट जिस तरीके से हर जगह, चाहे वो असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे तमिलनाडु हो, जिस राज्य में चुनाव होता था वहां नजर आती थी, उत्तर प्रदेश में ना नजर आए। यह स्थिति बन सकती है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जमीनी तौर पर जो समझ डेवलप हो रही है उसमें वहां के लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है। इस बात को लेकर गुस्सा है कि दरअसल किस तरीके से उनकी जिंदगी से खिलवाड़ किया गया।
कोई काम नहीं हुआ। सवाल सिर्फ इतना है कि योगी ऐसी चीजों को डेवलप कर रहे हैं जिसमें सारा गुस्सा दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो जाए, सारे आरोप प्रत्यारोप दिल्ली की तरफ शिफ्ट हो जाए। इसीलिए आखिरी मैसेज जो लगातार वो दे रहे हैं कि राज्य में पार्टी उनका कहा नहीं मानती है, राज्य में संगठन उनका कहा नहीं मानता है, राज्य में जो मंत्रिमंडल और कैबिनेट काम कर रहा है उसमें भी लगभग 80% उनकी बात को नहीं मानते हैं। और शायद इसीलिए रिपोर्ट जब तैयार हो रही है तो एक उनकी अपनी रिपोर्ट भी है। उस रिपोर्ट के जरिए उत्तर प्रदेश के चुनाव की क्या दिशा होगी और किस स्थिति में चुनाव लड़ा जाएगा उसकी बिसात भी जाए, और संयोग से उसमें मोदी के धुर विरोधी या मोदी उन्हें धुर विरोधी मानते हैं, उसमें एक नाम संजय जोशी का भी धीरे धीरे उभर रहा है। और आरएसएस ये मान रही है कि अगर उत्तर प्रदेश के संगठन और ब्राह्मण समुदाय को संभालना है तो संजय जोशी की एंट्री क्यों ना करा दी जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।